Hello class, today we are studying chapter number 4, sorting materials into groups. So, sorting materials into groups इसका मतलब समझते हैं सबसे पहले। sorting का मतलब होता है अलग अलग करना। sorting का मतलब होता है अलग अलग करना कि कौन कौन सी चीज़ किस किस चीज़ से बनी हुई है उस बेसिस पे अलग करना है। जैसे कोई चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई है, कोई चीज़ वुड की बनी हुई है, तो उसको अलग अलग करना है। सॉर्ट करना मतलब कि ये प्लास्टिक वाली इधर रख ली और लकड़ी वाली इधर रख ली और रबड़ वाली चीज़ें उधर रख ली, ऐसे ऐसे उसको मतलब अलग अलग करना। सॉर्टिंग का मतलब ये है। दूसरी चीज़ मटेरियल। मटेरियल मतलब कि वो किस चीज़ का क्या मटेरियल है, वो है ना। जैसे मटेरियल जैसे रबड़ हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन, स्टील, जो भी चीज़ें सारी मटेरियल है कि कौन सी चीज़ किस मटेरियल से बनी हुई है। इनटू ग्रुप्स, फिर हमने उस चीज़ को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। जैसे ये प्लास्टिक का ग्रुप है, ये वुड का ग्रुप है, और ये स्टील का ग्रुप है, ये रबड़ का ग्रुप है। उस इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उन चीज़ों को अलग अलग करके रख लिया। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कैसी कैसी होती हैं, उसमें उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जैसे इसका पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, देखो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस का मतलब है कि हमारे आसपास क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो बुक में देखते हैं पहले। We have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shapes, colors, and uses. ठीक है, ये सभी और हमारे आसपास इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स कैसे बहुत सारी वैरायटी है, जैसे फूड और क्लोथ्स की नहीं। जैसे चेयर हो गई, बलक कार्ट हो गई, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर्स, स्टोन्स, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में हम उन चीज़ों को देख रहे हैं। और हर किसी का साइज अलग है, हर किसी का शेप डिफरेंट है, हर उसका कलर डिफरेंट है ना। जैसे मेरे पास ये डस्टर है, इस डस्टर का कलर क्या है, वुड 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 बेस्ड है। वुड बेस्ड, उसके ऊपर जो इस पर मटेरियल चढ़ा हुआ है, जैसे जो उसको साफ करने वाला वो वाइट कलर्ड मटेरियल है ना, जो थोड़ा स्पॉन्जी और कॉटनी सरफेस है। और जो ब्लैक ब्लैक सरफेस है, ये मेरी वॉच ब्लैक कलर की है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और सबके अलग अलग कलर्स हैं, सबके अलग अलग स्पेशलिटीज हैं, सबकी अलग अलग विशेषताएं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स that are round in shape. Our list many include rubber ball, a football, ना। जैसे एक रबर बॉल हो गई, उसका शेप अलग है। जो फुटबॉल हो गई, उसका शेप और ज़्यादा बड़ा रहता है। ग्लास मार्बल रहता है, उसका शेप छोटा रहता है बल्कि और ज़्यादा। ये सब रहते गोले, लेकिन सबके शेप्स अलग अलग हैं हमारे आसपास है। जैसे और भी बहुत सारे राउंड ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे एप्पल्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, है ना। अर्थन पिक्चर, जैसे घड़ा हो गया, जो हमारा मिट्टी का घड़ा जिसमें हम पानी पीते हैं, जो सरकारियों में मेनली यूज़ करते हैं, वो चीज़ हो गई। ठीक है, ये देखो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने सारे ऑब्जेक्ट्स अराउंड है। जैसे इसमें ताला दिखाया है, गुड़िया दिखाई है, ये मार्बल की वो दिखाई है ना, जो बॉल रहती है मार्बल की। जग जगह जार दिखाया है, जो एक वो दिखाया, प्लेयर दिखाया है उन्होंने, एक फ्लॉपी डिस्क दिखाई है, एक यहाँ पर एक और गुड़िया दिखाई है, एक यहाँ पर पेंसिल बॉक्स दिखाया है, मोबाइल फ़ोन दिखाया है, सीडी दिखाई है। सबके क्या अलग अलग मटेरियल हैं, सबके अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो वो सब हम पढ़ेंगे और देखते हैं। जैसे इसी टेबल में भी उन्होंने बता रखा है कि टेबल बनाने को उन्होंने बोला है। जैसे ये 4.2 टेबल, 4.1 में पहले कि ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दैट आर मेड ऑफ। जैसे प्लेट है, वो काई की बनी, स्टील की होनी, ग्लास की, प्लास्टिक्स की। पेन है, वो प्लास्टिक्स का बना है, मेटल का बना है। ठीक है, डस्टर, अभी मैं वैसे इस टेबल में एक अगला पॉइंट ऐड करूँ डस्टर का। ठीक है, जैसे डस्टर है, डस्टर का क्या बना है, वुड का बना है, और एक कॉटन कॉटन सरफेस का बना हुआ है ना, इसी का बना हुआ है। अब मैं इस बोर्ड की बात करूँ, बोर्ड कैसे बना है। बोर्ड एक शीट हो गई, स्टील की शीट रह गई, और एल्यूमिनियम की फ्रेम हो गई, और कुछ प्लास्टिक के जो जिस पे ये कसे जा सकते हैं, है ना,
हैंडल हैंगर्स वगैरह जिसमें वो जिससे मैं बोर्ड को हैंग कर सकूँ। तो उस चीज़ से मिलके बोर्ड बना हुआ है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से मिलके बनी हुई हैं। जैसे और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो कि सेम सेम मटेरियल से बने हुए हैं, जैसे अब इन्होंने मटेरियल बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया। पहले ऑब्जेक्ट बेसिस पे किया था, मटेरियल बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया। जैसे मटेरियल बेसिस पे वुड हुआ, वुड से क्या क्या बना है, चेयर बना है, चेयर बनी है, टेबल बनी है, ब्लैक कार्ट एंड इट्स व्हील्स, ये सारी चीज़ें वुड से बनी हुई हैं। पेपर से क्या बना है, बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, है ना। जैसे लेदर से क्या क्या बनता है, लेदर से देखो पर्स बनता है, लेदर से जैकेट्स बनती हैं, लेदर से हमारे और क्या क्या बनता है, मेनली वॉलेट्स बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं, ना, पर्स बनता है। प्लास्टिक से क्या बनता है, प्लास्टिक से पेन बनते हैं, ये सैनिटाइजर की बोतल बनती है ना। और क्या बनता है, प्लास्टिक हमारा लैपटॉप्स वगैरह में भी यूज़ होता है, प्लास्टिक हमारे मोबाइल फोन्स वगैरह में बनाने में यूज़ होता है। कॉटन, कॉटन ये डस्टर है, डस्टर के उस पर सरफेस पे लगा रखा है कॉटन, कॉटन से और क्लोथ्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब इन्होंने पहले उन्होंने क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट के बेसिस पे कैटेगराइज किया था, अब उन्होंने मटेरियल के बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब आगे उन्होंने बताया ये सब चीज़ें हमारे ऑब्जेक्ट, ये पहला टॉपिक। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होती है कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, कि वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे आसपास हैं और वो किस किस मटेरियल से बने हुए हैं, इस तरह से वो कैटेगराइज होंगे हमारे आसपास। क्लियर। आगे चलते हैं। आगे अगला टॉपिक आता है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहले वो मतलब समझो इसका कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। ठीक है। मटेरियल्स का मतलब सबको क्लियर है कि मटेरियल मतलब कि किस चीज़ से वो चीज़ बनी हुई है। मटेरियल मतलब जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, स्टील हो गया, ये सब मटेरियल है। ये एक आ, ये वो चीज़ें हैं जिनसे कुछ भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे वुड से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डस्टर बनाया है मैंने, वुड से हम टेबल बनाते हैं, है ना। ये ये उसके मतलब मटेरियल हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जो टेबल हो गई वो उसका वो ऑब्जेक्ट हो गई, जो पेन है वो ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज जैसे प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया जैसे तुम तुम लोग हो जैसे देख रहे हो अपने आसपास कि पेन है, पेन कैसा दिख रहा है, ठीक है, वाइट दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। अब मैं इसको, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ब्लैक पेन है, क्योंकि इसका कलर ब्लैक किया गया उन्होंने, ठीक है। अगर इसका ब्लैक कलर नहीं होता, अगर इसका ब्लैक कलर नहीं होता है और कोई दूसरा कलर होता तो मुझे पता चल जाता है दूसरे कलर का है। जगह ब्लू कलर होता तो ब्लू कलर का पेन है, रेड कलर होता तो रेड कलर का पेन है। तो उसके अपीयरेंस से पता चलता है, उसकी प्रॉपर्टीज बताती है कि ये पेन क्या है। यहाँ पर जैसे इसकी अपीयरेंस बता रही है कि ये मार्कर है, ठीक है। ये दूसरा एक पेन है, ये पेन बता रहा है कि ये एक जेल पेन है ना, देख के पता चल रहा है कि ये जेल पेन है, उस पर लिखा भी हुआ है वैसे तो। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई, इसकी अपीयरेंस उसकी एक प्रॉपर्टी होगी। मतलब प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया कि जैसे तुम्हारा तुम दिखते कैसे हो, जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टीज बताएं, तुम्हारी नाक कैसे, तुम्हारे आँख कैसे, तुम लोग कान कैसे, बाल कैसे, ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज है। ठीक है। तुम्हारी और जैसे और बोलने की आदत है, तुम कुछ कोई चीज़ बोल रहे हो, किसी को बोल 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 के एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई या तुम कोई हरकत कर रहे हो, तो वो सब तुम्हारी प्रॉपर्टीज हैं। ये तुम कैसे कैसे उस चीज़ को बोल रहे हो, बता रहे हो, समझा रहे हो, वो तुम्हारी विशेषता है, वो तुम्हारे लिए सबसे अलग है। ठीक है। जैसे समझते हैं थोड़ा और। जैसे प्रॉपर्टीज में उन्होंने 4-5 पॉइंट बताए और 5 पॉइंट बताए। जैसे 5 पॉइंट में कैसे कैसे, पहला उन्होंने पॉइंट बताया अपीयरेंस। अपीयरेंस समझते हैं। देखो पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में जो उन्होंने लिखा है वो पढ़ते हैं थोड़ा सा। Wondered why a tumbler is not made up of piece of cloth. Recall our experiment piece of cloth in chapter 3. We keep in mind that the tumbler is used to keep liquid. देखो टम्बलर क्या होता है कि लिक्विड रखने के लिए एक बर्तन टाइप का होता है, ठीक है। टम्बलर मतलब एक को उसकी एक बोला जाए तो एक जैसे पोटली टाइप की होती है टम्बलर। उन्होंने बोला कि टम्बलर जो बनता है, टम्बलर जैसे अगर हम देखें तो वो होता है पानी वगैरह को स्टोर करने के लिए होता है। और टम्बलर को हम क्लॉथ का क्यों नहीं बना देते हैं, पानी रखने की चीज़ को हम क्लॉथ का क्यों नहीं बना देते। अगर हम उसको पानी रखने की चीज़ को अगर हम क्लॉथ का बनाएंगे तो क्या होगा, देखो इस फोटो में देखो, फिगर 4.2 में अगर हम क्लॉथ टम्बलर का यूज़ करते हैं तो देखो पानी यहाँ ऊपर से डालो, यहाँ से निकल गया।
तो हम हर चीज़ का एक पर्टिकुलर रीज़न है कि हम उस चीज़ को क्यों यूज़ करते हैं वैसे, ठीक है। जैसे जैसे टम्बलर इस ग्लास का रहता है, प्लास्टिक का रहता है, मेटल और सच मटेरियल टू होल्ड वाटर। सिमिलरली इट विल नॉट वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसेस। वैसे ही अगर हम पेपर का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है पेपर पहले जल ही जाएगा और खाना हम नहीं बना पाएंगे। ये एक सीधी सी बात है कि हमें कोई भी जो भी पर्टिकुलर चीज़ है वो एक पर्टिकुलर उसी मटेरियल से ही बनाई जाती है, ताकि उससे एक पर्टिकुलर ऑपरेशन हो सके। अपीयरेंस, अपीयरेंस की बात करते हैं। अपीयरेंस क्या चीज़ होती है? अपीयरेंस में उन्होंने पहले लिखा है, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर एंड एल्यूमिनियम। देखो, मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स का मतलब हुआ कि मटेरियल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मटेरियल्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं कैसे? जैसे लकड़ी है, लकड़ी का कलर अलग होगा, है ना। जैसे ये लकड़ी है, लकड़ी का कलर एक अलग होगा, उसका एक टेक्सचर अलग होगा। प्लास्टिक है, प्लास्टिक का कलर अलग होगा, उसका टेक्सचर अलग होगा। प्लास्टिक लकड़ी जैसी नहीं बिहेव कर सकती, लकड़ी प्लास्टिक जैसा बिहेव नहीं कर सकती, ठीक है। सबके अपने अपने बिहेवियर है। जैसे उदाहरण वाले का, वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। लोहे से वुड बहुत डिफरेंट दिखता है, और आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। और आयरन बहुत डिफरेंट लगता है किससे? कॉपर और एल्यूमिनियम से। एट द सेम टाइम देयर आर मैनी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, दे आर नॉट देयर इन वुड। अब जैसे देखो, आयरन हालांकि दिखता अलग जरूर है कॉपर और एल्यूमिनियम से, लेकिन उन दोनों के बीच में काफी सारी सिमिलैरिटीज भी होती हैं अपीयरेंस को छोड़ के। जैसे दोनों, जैसे तीनों चीज़ें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो पास हो जाती है, आयरन से भी, कॉपर से भी और एल्यूमिनियम से भी, है ना। तीनों चीज़ों को अगर हम गर्म करें तो तीनों चीज़ें गर्म भी हो जाती हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। तो वो चीज़ हम समझेंगे कि क्या क्या होती है, उसके अपीयरेंस पे कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो सारी चीज़ें एक जैसी होने के बाद में भी वो डिफरेंट करती है। जैसे इधर उन्होंने क्या किया, जो 4.3 है, फिगर 4.3 में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक लेस्चर प्रॉपर्टी बताई है। लेस्चर, लेक्चर का मतलब समझो। क्या बताया उन्होंने? लेक्चर, LUSTR, लेक्चर। लेक्चर मतलब होता है उसमें चमक, कि उस मटेरियल में चमक है या नहीं। चमक हमें किस किस चीज़ में दिखती है? तो उन्होंने बोला कि एक आयरन रॉड ली उन्होंने उस जगह पर। आयरन रॉड लेने के बाद में, आयरन रॉड में उन्होंने क्या था कि वो एक तरीके से वो थी, जंग लगी हुई थी। जंग लगी हुई थी तो उसमें चमक बिल्कुल खत्म हो गई थी। जैसे देखो, उन्होंने एक ये मटेरियल लिया था, इस मटेरियल में क्या कहते हैं, बिल्कुल भी चमक नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उस मटेरियल को काट दिया। जैसे उस मटेरियल को काटा तो उसके अंदर जो साफ सरफेस था वो बाहर आया और उसमें चमक हमको दिखी, ठीक है। या फिर हम उस मटेरियल को गिरते हैं तो हमको उसमें चमक दिखती है, उसमें हमें लश्चर दिखाई देता है, ठीक है। तो लश्चर दिखाने वाले मटेरियल्स कौन कौन से होंगे? जैसे जो भी मेटेलिक सरफेस होते हैं, जो भी मेटेलिक होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं उन सब में लश्चर होता है, ठीक है। और लेकिन ये जो नॉन मेटल होते हैं, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक में जरूरी नहीं लश्चर हो। जैसे अगर मैं इस पर पॉलिश कर दूं इस प्लास्टिक पे तो लश्चर दिखेगा, लेकिन इस पर पॉलिश ना हो सरफेस तो लश्चर नहीं होगा। जैसे वुड है, वुड पे तो बिल्कुल भी लश्चर नहीं है, वुड बिल्कुल भी नहीं चमकती, वुड बिल्कुल ऐसी सिंपल की सिंपल ही रहती है, वो बिल्कुल भी नहीं चमकती, ठीक है। जैसे पेपर हो गया, चौक, चौक हो गई, चौक पे भी बिल्कुल भी लश्चर नहीं होता। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई कि कैसी वो उसकी अपीयरेंस है। मटेरियल्स दैट हैव सच आर लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। देखो उन्होंने लिखा भी है कि जो मटेरियल्स होते हैं जिनमें लस्टर होता है वो यूजुअली मेटल्स होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। ये सभी मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। ये मेटल्स क्या रहते हैं? लस्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं, लस्टर होते हैं मतलब उनमें चमक होती है। Some metal often lose their shine and appears dull because of their action of air and moisture on them. क्या रहता है कि कुछ मेटल्स होते हैं वो थोड़े टाइम के बाद डल हो जाते हैं, उनकी शाइन खत्म हो जाती है। उनकी शाइन खत्म कैसे हो जाती है? कि जो हमारी हवा रहती है और मॉइस्चर रहता है वो उन पर जंग चढ़ा देता है, उन पर जंग चढ़ जाती है तो उनकी जो शाइनिंग रहती है, शाइनी सरफेस रहता है वो खत्म रहता है। वी देयरफॉर नोटिस द सरफेस ओनली ऑन फ्रेशली कट सरफेस। जैसे अगर कोई नया कट सरफेस होगा तो उसी पर ही हमको वो लश्चर दिखाई देगी। When you visit an ironsmith or a workshop, you look out freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster. हम अगर वर्कशॉप वगैरह पे जाएं, हमारे आसपास कहीं भी काम वगैरह चल रहा हो लोहे पर, तो देख सकते हैं जैसे ही कोई नए सरफेस कटता है तो उस पर हमें तुरंत लस्टर दिखाई देती है, उसमें हमें तुरंत चमक दिखाई देती है ना। तो अपीयरेंस क्लियर हुआ सबको? आई होप सबको क्लियर हो गया हो। अदरवाइज वीडियो रिपोर्ट से रिपीट करके देखते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी लस्टर।
अपीयरेंस क्या होता है, ठीक है, अपीयरेंस मतलब होगा उसका देख दिखना कि वो कैसी दिख रही है चीज। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, हार्डनेस। देखो, हार्डनेस का मतलब हुआ कि वो चीज कितनी कठोर है, हार्डनेस, ठीक है। जैसे मैं इस पेन की बात करूँ, और मैं पेन को ऐसे अभी मोड़ूँ तो थोड़े टाइम के बाद ये बेंड हो जाएगा, ठीक है। ये उसकी हार्डनेस की एक लेवल रहेगा, उस लेवल तक वो बेंड हो सकता है, ठीक है। और वो मुड़ता चला जाएगा, वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। अब मैं उसकी जगह पर अगर मैं इस लकड़ी को लूँ, और मैं लकड़ी को बैंड करने के लिए जाऊँ, तो मेरे इसमें बहुत ज़्यादा दम लगाने पड़ेगा और ये बैंड नहीं होगा, और ये सीधा टूट जाएगा मेरे लिए, ठीक है। ये उसकी हार्डनेस बताता है कि ये वो चीज़ कितनी हार्ड है ना। अभी जैसे मैं इस इंक की बोतल को लेता हूँ, इंक की बोतल को लेता हूँ और इसको ऐसे प्रेस करता हूँ, तो ये ऐसे प्रेस हो जाती है, तो इसकी हार्डनेस कम है ना, इसकी हार्डनेस कम है कि ये कैसे, मतलब मैं केवल ऐसे ही कर दे रहा हूँ और ऐसे ही दबाने से ऐसे दब जा रही है। तो ये, मतलब ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई कि कोई मटेरियल है वो कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, कितना उससे बना हुआ है, ठीक है। ये उसकी हार्डनेस वाली एक प्रॉपर्टी हो गई, इसको समझते हैं। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily to compressed. Compressed एक वर्ड आया, compressed मतलब होता है दबाने, दबाने वाली चीज, ठीक है। दबाई कैसे, जैसे मैंने अभी बताया सभी को कि अगर मैं इसको डस्टर को लूँ और मैं डस्टर को प्रेस करूँ, दबाऊँ, तो ये नहीं दबेगा इतनी आसानी से। मैं इसको ऐसे दबाऊँ, ऐसे दबाऊँ, ऐसे दबाऊँ, ये नहीं दबेगा, ये ऐसे की ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं उसी जगह पे मैं अगर इस इंक की बोतल को दबाऊं तो ये इजीली प्रेस हो जाएगी, ये दब जाएगी, ये मेरी 2 उंगलियों से प्रेस हो गई। क्या है ये उसकी कंप्रेसिबल लिमिट है कि मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूँ और वो इजीली कंप्रेस हो जा रही है, लेकिन बोर्ड इतनी आसानी से कंप्रेस नहीं हो रही। Take a metal key and try to scratch with it. The surface of piece of wood of aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, or any other material on an object. You can easily scratch some materials, while some cannot be scratched so easily. Materials which can be compressed can be or scratched easily are soft, while other materials which are difficult to compress are hard. अब जैसे मैंने बोला अभी, जैसे जो डस्टर है, डस्टर हमारे आसानी से कंप्रेसिबल नहीं है, वो इसीलिए इतनी आसानी से कंप्रेस नहीं होता, तो वो हम उसके क्या बोलेंगे, हार्ड बोलेंगे, ठीक है। और जो हमारा जैसे जो इंक की बोतल है जो कि इजीली कंप्रेस हो जा रही है, तो वो सॉफ्ट बोलेंगे उस चीज़ को। क्लियर, हार्ड और सॉफ्ट का मतलब क्लियर हुआ। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो कॉटन है और स्पॉन्ज है वो क्या है, सॉफ्ट होती है, और जो आयरन है वो हार्ड होती है, ठीक है। आयरन को इतनी आसानी से हाथ से नहीं दबा सकते, बल्कि लेकिन कॉटन और स्पॉन्ज हम केवल उंगलियों से ही प्रेस कर सकते हैं। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द मेटल। जैसे देखो, कुछ मटेरियल्स रहते हैं जिनमें लस्टर होता है, हार्डनेस होती है, रफ होते हैं और स्मूथ होते हैं। कैसे कुछ कुछ मटेरियल्स होते हैं, उनसे प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बस यही चीज़ बोली है कि अगर हम लकड़ी को लेते हैं तो हम लकड़ी को देखते हैं ये हार्ड है, लेकिन ये रफ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस नहीं रहता है लकड़ी का, ठीक है। जैसे जैसे मैं इस लकड़ी को लेता हूँ और लकड़ी को बोलता हूँ कि इसमें इसका सरफेस तो हार्ड है, लेकिन इसमें लस्टर नहीं है ना, इसमें चमक नहीं है, और ये रफ सरफेस है, इसका इसका स्मूथ सरफेस भी नहीं है ना, इसका सरफेस स्मूथ भी नहीं है, और लस्टर भी नहीं है इसमें बिल्कुल भी। लेकिन मैं अभी ये देखो, अभी मैं आयरन की रॉड पकड़ता हूँ, तो आयरन की रॉड में क्या रहता है, आयरन की रॉड में हार्ड जरूर होती है, लेकिन वो उसमें लस्टर होता है ना, लस्टर होता है, उसमें चमक होती है, उसमें चमक होती है। तो वो चमक क्या करती है कि और वो हालांकि स्मूथ सरफेस भी होता है, उसका रफ भी नहीं होता, कहीं कहीं पर रफ सरफेस होता भी है, तो लेकिन हम उसको फिर घिस के उसको वापस से स्मूथ कर देते हैं, है ना। तो ये सब उसकी क्या हो गई, उसकी हार्डनेस और उसकी अपीयरेंस वाली प्रॉपर्टीज हो गई। इतना क्लियर सबको, दो प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी। तीसरी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी है तीसरी है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का मतलब समझो। देखो, सॉल्युबल मतलब क्या होता है और इनसॉल्युबल मतलब क्या होता है। देखो, सॉल्युबल मतलब हो गया घुलने वाला, ठीक है।
सॉल्युबल मतलब हो गया, सॉल्युबल मतलब हो गया जैसे मैंने नमक डाला और वो घुल गया, ठीक है। लेकिन इनसॉल्युबल और दूसरा होता है इनसॉल्युबल। अगर मैं नमक डाला पानी में तो वो तो घुल गया, लेकिन मैंने उसी पानी में अगर मैं तेल डालता हूँ तो तेल नहीं घुलता, तेल उस पर बस तैरता रहता है, तो वो इनसॉल्युबल हो गया, है ना। सॉल्युबल मतलब घुलने वाला, इनसॉल्युबल मतलब ना घुलने वाला, ठीक है। सिंपल से दो वर्ड्स की कहानी है इनकी, इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वो। देखो, उन्होंने बोला है दो बीकर लो, दोनों बीकर में 1/3 अमाउंट ऑफ पानी भरो, फिर उसमें 1 स्पूनफुल शुगर डाल दो, दूसरे में शक और वो डाल दो, नमक डाल दो, ठीक है। और फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेज इनटू अदर क्लासेस। उन्होंने बोला कि small amount of sugar to the first class, salt to the second, and similarly add other substances in the other classes। उन्होंने बोला कि पहले में शक्कर डाल दो, दूसरे में नमक डाल दो, और तीसरे में कुछ और अलग अलग प्रकार की चीज़ें डाल दो, फिर सबको स्टिर करो, तो फिर पता चलता है, कुछ मिनट बाद ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि शक्कर फिर भी नहीं इतनी इतनी ज़्यादा घुली होती, लेकिन जो नमक होता है वो पूरी तरह से घुल चुका होता है, और जो कुछ मटेरियल्स हमने डाले होते हैं जो थोड़े बड़े बड़े रहते हैं वो नहीं घुले होते हैं। अवतरणा ने टेबल 4.3 से इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड्स मटेरियल इन वाटर। बोला सॉल्ट डाला पानी में तो वो डिजोल्व हो गया कम्प्लीटली इन वाटर। शुगर डाले, शुगर भी कम्प्लीटली, लेकिन हाँ पार्शली और कम्प्लीटली, जैसे हम उसका पानी का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो शुगर भी डिजोल्व हो जाती है, वो भी गायब हो जाती है पानी में नॉर्मली थोड़ी देर तक चलाने पे। मिट्टी डालें, सैंड डालें तो सैंड गायब नहीं होती है, थोड़ी देर के बाद में सैंड हमको बैठी हुई मिलती है, तो मतलब सैंड डज नॉट डिसअपियर। चौक पाउडर के साथ भी वही कहानी है, वो भी पूरी तरह से नहीं घुलती है। और जो सॉडस्ट रहता है वो ऊपर पानी के तैरता रहता है हमेशा। सॉडस्ट मतलब जैसे जैसे हम लकड़ी घिसते हैं तो लकड़ी घिसने के बाद जो बुरादा निकलता है वो सॉडस्ट हो गया, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि जो कुछ चीज़ें हैं जो कि कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई पानी में, उन्हें हम सॉल्युबल बोलेंगे, और जो दूसरी चीज़ें हैं जो कि मिक्स नहीं हुई पानी में, उन्हें हम इनसॉल्युबल बोलेंगे। क्लियर। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की कहानी क्लियर हुई। जैसे यहाँ पर एक सॉल्युबिलिटी के लिए टेबल 4.4 बनाई है कि कुछ मतलब पहले हमने सॉलिड्स मिलाए थे, अब हम लिक्विड मिलाएंगे। ये कुछ कुछ लिक्विड होते हैं जो पानी में कैसे कैसे मिल जाते हैं, किसके लिए नहीं मिलते। विनेगर लेते हैं, विनेगर पानी में डालो मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, पता भी नहीं चलता, गायब हो जाता है, ठीक है। लेमन जूस भी जैसे नींबू का पानी पानी में हम डालते हैं तो हालांकि पानी का कलर थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा मिल्की मिल्की कलर रहता है, लेकिन वो पानी में पूरा घुल जाता है। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल हम डालते हैं तो पानी के ऊपर तैरता रहता है, इट डज नॉट मिक्स वेल विथ वाटर। कोकोनट ऑयल के साथ भी वही कहानी है, वो भी नहीं मिलता किसी पानी के साथ बिल्कुल भी। केरोसिन हाँ थोड़ा सा मिल जाता है, लेकिन उसका इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम हो जाती है और पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है। कुछ फिर बात आती है गैसेस की। पहले हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा, यहाँ पर लिक्विड्स के बारे में पढ़ा कि कुछ लिक्विड रहते हैं जो घुल जाते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं जो नहीं घुलते, यानी कुछ लिक्विड सॉल्युबल रहते हैं, कुछ इनसॉल्युबल रहते हैं। फिर सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज अदर्स आर नॉट। कुछ गैसेस रहती हैं वो भी सॉल्युबल रहती है पानी में, कुछ नहीं हो पाती। वाटर यूजुअली हैव सम small quantities of gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for survival of animals and plants that live in water। बोला वाटर क्या है कि जो वाटर में ऑलरेडी गैस डिजोल्व रहती है, जैसे कौन सी हो गई ऑक्सीजन गैस रहती है, वो पानी में ऑलरेडी डिजोल्व होती है वो, और वो क्या करती है जो सर्वाइवल रहता है एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है उनसे, वो उनको पहुंचाती है वो ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। मतलब कुछ कुछ मटेरियल होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। क्लियर हुआ। सॉल्युबल कौन से होंगे जो पानी में घुल जाएंगे, इनसॉल्युबल वो होंगे जो पानी में नहीं घुलेंगे या फिर एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का मीनिंग, ठीक है। ये अब हम अभी हम क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, है ना, कि कैसे कैसे मटेरियल अलग अलग करे जाएं। जैसे पहले हमने अपीयरेंस के बेसिस पे अलग किया कि कैसे वो दिख रहे हैं, उसके हिसाब से अलग किया। फिर हमने हार्डनेस के बेसिस पे अलग किया कि कौन से कठोर होते हैं, कौन से सॉफ्ट होते हैं। फिर हमने सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबल पर अलग अलग किया कि कौन कौन से घुल जाते हैं वो उनको अलग किया, कौन कौन से नहीं घुलते उनको अलग किया। फिर चौथे पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि पानी के ऊपर तैरते हैं, और कुछ मटेरियल होते हैं जो पानी के ऊपर और जो पानी के अंदर डूब जाते हैं। जैसे समझते हैं,
जैसे इधर उन्होंने बोला कि एक्टिविटी 4 में ही आप देख लीजिए कि जो इंसॉल्युबल सॉलिड्स हैं वो पानी से अलग हो जाते हैं, ठीक है, और वो पानी में तैरते रहते हैं या पानी के अंदर डूब जाते हैं। कुछ लिक्विड रहते हैं वो भी पानी के ऊपर तैरते रहते हैं या डूब जाते हैं, नीचे सरफेस पे बैठ जाते हैं या फिर ऊपर वाले सरफेस पे तैरते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे वही सरफेस जैसे जो पानी के ऊपर है, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। लकड़ी का बुरादा हो गया वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। लेकिन जो हम देखते हैं चॉक पाउडर हो गया, मिट्टी हो गई, वो पानी के अंदर नीचे जाके बैठ जाती है, वो सिंक हो जाती है। देखो, फ्लोट का मतलब होता है फ्लोट का मतलब होता है तैरने वाला। फ्लोट का मतलब हो गया तैरने वाला, फ्लोट करे वो पानी के ऊपर। सिंक का मतलब हो गया डूबने वाला, ठीक है। तैरने वाला कौन सा हो गया? फ्लोट हो गया। सिंक का मतलब हो गया डूबने का मतलब हो गया सिंक वाला। सिंक सिंक मतलब डूबना, जो पानी में डूब जाए और जो पानी पे फ्लोट होता रहे। देखो, अब क्या रहता है, कुछ मटेरियल रहते हैं जो पानी में फ्लोट करते रहते हैं। जैसे अगर हम जैसे अगर हम अभी रबर की बॉल डालें जो कि अंदर से खाली है पूरी तरह से, तो वो तैरती रहेगी हमेशा पानी के ऊपर। लेकिन यही अभी हम जैसे अभी कॉर्क की बॉल डालें तो वो भी तैरती रहती है, लेदर की बॉल डालें वो भी तैरती रहती है। लेकिन अगर हम ये इस जगह पे आयरन की बॉल डालें ये अगर हम इस जगह पे आयरन की बॉल डालें तो वो डूब जाती है ना, क्योंकि आयरन फ्लोट नहीं करता, आयरन सिंक करता है पानी के अंदर। देखते हैं, समझते हैं। जैसे अब जो सूखी पत्तियां रहती हैं वो क्या रहती है, पानी के सरफेस पे तैरती रहती हैं, ठीक है, वो हमेशा डूबती नहीं। फिर थोड़े टाइम के बाद में पड़ी रहती है, फिर थोड़े टाइम के बाद वो डूब जाती हैं। जैसे कुछ चीजें हुई जैसे लोहे की चीजें होती हैं वो डूब जाती हैं, कॉपर की चीजें रहती हैं, मेटालिक चीजें रहती हैं वो मोस्टली डूब जाती हैं, है ना। लेकिन जो प्लास्टिक्स की चीजें होती हैं और पत्तियां वगैरह रहती हैं वो तैरती रहती हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? मतलब ऑब्जेक्ट्स वो जो फ्लोट करें पानी के ऊपर, और ऑब्जेक्ट्स वो जो तैरते रहे पानी के ऊपर, और ऑब्जेक्ट वो जो डूब जाए पानी के अंदर, ठीक है, वो सिंक वाले हुए। क्लियर? अब हमने क्या किया, जो तैरने और डूबने वाले ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया, उनको सॉर्ट किया, SORT को सॉर्ट किया। अब अगला जो पॉइंट आता है और लास्ट पॉइंट रहता है मेनली चैप्टर का, वो उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। देखो, ट्रांसपेरेंसी का कंसेप्ट समझो। ट्रांसपेरेंसी मतलब दिखने वाला। अगर हम किसी चीज से देखें अब तो हमें उसके आर पार कितना दिख रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं देखूं, जैसे समझते हैं ट्रांसपेरेंसी के कंसेप्ट को समझते हैं। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट। मैं इस लकड़ी को पकड़ूं, इस लकड़ी के डस्टर को पकड़ूं और मैं इसके आर पार देखूं, मैं ऐसे देखूं, तो मुझे स्क्रीन नहीं दिखेगी, मुझे कैमरा नहीं दिखेगा, मुझे कुछ नहीं दिखेगा। और सामने से जो वीडियो देख रहा है उसको मेरी आंखें नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हम इसके आर पार नहीं देख पा रहे हैं। अगर मैं किसी सरफेस के आर पार देख पा रहा हूँ, जैसे मैं इस फेस शील्ड को लेता हूँ, जैसे मेरे पास ये फेस शील्ड है। अगर मैं अब जैसे देखो, इस फेस शील्ड में से हम आर पार देख पा रहे हैं, आपको मैं दिख रहा हूँ, मैं आपको दिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, ये उसकी ट्रांसपेरेंसी हुई कि वो कितनी वो पारदर्शिता है उसमें, कितनी ज्यादा हम उसके आर पार देख सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकते हैं, वो उसकी ट्रांसपेरेंसी हो गई, ठीक है। जैसे मैं अभी इसमें से साफ साफ बिल्कुल आर पार देख पा रहा हूँ, बिल्कुल साफ कैमरा देख पा रहा हूँ, सब लोगों को मेरी शक्ल भी साफ दिखाई दे रही है, हालांकि थोड़े बहुत स्क्रैचेस है, उसकी वजह से थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। अब जैसे मान लो अभी इस पर तो थोड़े से स्क्रैचेस हैं और थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, स्टिल मेरी शक्ल फिर भी क्लियर है। अभी इस पे इतने ज्यादा स्क्रैचेस होते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड प्लास्टिक वाला मटेरियल होता, तो मैं देखते जैसे ऐसा मटेरियल होता, जैसे ये वाला जो पोर्टल है, और इसमें से देखें तो इसमें से सब कुछ साफ नहीं दिखेगा, दिखेगा लेकिन सब कुछ साफ नहीं दिखेगा। अगर मैं इसमें से लाइट को पास करूँ, इसमें से टॉर्च मारूँ इस पे, तो इसके आर पार लाइट चली तो जाएगी लेकिन थोड़ी सी डिस्पर्स कर जाएगी, थोड़ी सी फैल जाएगी, है ना। तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। देखो, 3 वर्ड आते हैं, तीसरा वर्ड शायद तुम्हारे बुक में नहीं है लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, 3 वर्ड है।
ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके हमें आर पार बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। अगर जैसे मैंने अभी फेस शील्ड दिखाई थी, फेस शील्ड में से मुझे आर पार बिल्कुल दिख रहा था, ठीक है। दूसरा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसके आर पार मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ लाइट पास हो जाती है। जैसे कुछ कांच रहते हैं, जो धुल्ले वाले कांच रहते हैं, उनमें आर पार लाइट तो हो जाती है, लेकिन साफ दिखाई नहीं देता है ना। कि क्या ऑब्जेक्ट है, सामने से दिख तो जाएगा इंसान है, लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिखाई देगी कैसा है। तो वो क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। TRANSLUCENT, ट्रांसलूसेंट। फिर तीसरी चीज आती है ओपेक। ओपेक मतलब होता है जिसके आर पार हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। जैसे ये डस्टर हो गया, ठीक है, जैसे ये डस्टर हो गया, ये बुक हो गई, ठीक है, इस बुक के आर पार मैं नहीं देख सकता, मैं, आप लोग मुझे नहीं देख सकते, मैं आप लोगों को नहीं देख सकता। तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट्स कौन से हो गए, ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स हो गए। क्लियर, ट्रांसपेरेंसी क्लियर हुई। ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो मटेरियल क्या कैसे कैसे है। बस डिपेंड करता है किसने किस बेसिस पे डिफाइन करने को मांगे हो। इस पूरे उसमें यही लिखा हुआ है कि ग्लास, वाटर और एयर कौन कौन सी होती हैं, क्या कैसे कैसे होते हैं। ग्लास कैसा रहता है, वाटर कैसा होता है, वाटर ट्रांसपेरेंट में आता है, एयर ट्रांसपेरेंट में आती है, ठीक है। कुछ कुछ प्लास्टिक्स होती हैं वो भी ट्रांसपेरेंट में रहती है। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स। ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स रखते हैं ताकि ग्राहक को पता रहे कि हाँ कौन सा क्या चीज़ है जो वो बेच रहे हैं ना। देखो जैसे यहाँ पर ना, इस एक लड़के ने जो यहाँ पर बू जो है उसने पकड़ा हुआ है एक ऑब्जेक्ट पकड़ा है। हाँ ओपेक भी है तुम्हारे में, ओपेक ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है जिसमें से उसको आर पार बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। फिर एक ट्रांसलूसेंट है, जैसे उसमें से थोड़ा सा दिख रहा है, जैसे देखो पीछे इसकी ब्राउन ब्राउन सी शक्ल दिख रही है, लेकिन उसकी आंखें नहीं दिख रही हैं। फिर ये तीसरा ऑब्जेक्ट पकड़ा है ट्रांसपेरेंट, जिसमें उसकी शक्ल बिल्कुल आर पार बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। इस बेसिस पे हम और क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा कैसा है। जैसे इधर इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ऑयल्ड पेपर होगा तो वो ट्रांसलूसेंट होगा, क्लियरली नोन एज ट्रांसलूसेंट। मटेरियल थ्रू विच कैन ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली इज नोन एज ट्रांसलूसेंट। हम आर पार ऑब्जेक्ट तो देख सकते हैं, लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। कैसे कैसे मटेरियल ओपेक होते हैं, कौन कौन से मटेरियल ट्रांसलूसेंट होते हैं, कौन कौन से मटेरियल ट्रांसपेरेंट होते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे हार्ड। हार्ड का मतलब है कितना वो चीज़ कितनी कठोर है ना। और दूसरा वर्ड हमने साथ में एक और पढ़ा था सॉफ्ट, कि वो कितनी सॉफ्ट है, मतलब हम उसको कितना प्रेस कर पा रहे हैं। हार्ड का मतलब हो गया कि हम उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं। अगर वो जितना ज़्यादा कंप्रेसेबल नहीं होगा, हम उसको जितना ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, वो उतना ज़्यादा हार्ड होगा। और हम उसको जितनी जल्दी कंप्रेस कर पाएंगे, वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा। क्लियर। इनसॉल्युबल, दूसरा वर्ड आता है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब हो गया जो घुले नहीं, बिल्कुल भी पानी के अंदर जो घुले नहीं। लश्चर, लश्चर मतलब हो गया वो उसमें चमक कितनी है। चमक, चमक का मतलब लश्चर मतलब हो गया चमक, कि वो कितना चमकीला है सब्सटेंस, और हमें उसमें कितनी शाइन दिखाई दे रही है। मटेरियल, मटेरियल मतलब हो गया कि जो जिस चीज़ के ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं। मटेरियल एक रॉ फॉर्म होता है, जैसे स्टील, वुड, आयरन वगैरह, ये सब मटेरियल हैं। इनके ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं और हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मेटल्स, मेटल्स वो होते हैं जो जो कि लश्चर शो करते हैं मेनली, ठीक है, लश्चर शो करते हैं, थोड़े हार्ड रहते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। कुछ कुछ मेटल सॉफ्ट भी होते हैं। जो मेनली मेटल्स में क्या रहते हैं, मेटल्स में अपने चमक रहती है, और कुछ उनमें आवाज़ भी आती है उनमें से। जैसे हम उसको मेटल को बजाते तो एक अलग साउंड आता है, तो वो उसे बोलते हैं सोनोरस बोलते हैं, उसके सोनोरस प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। तो वो मेटल्स हो गए, ठीक है, जिसमें से और कुछ कुछ मेटल, जो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही जाती है। फिर अगला वर्ड आता है ओपेक। ओपेक मतलब जिसमें से हमें आर पार बिल्कुल भी दिखाई ना दे। ओपेक वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से हमें आर पार दिखाई ना दे। फिर आता है रफ। रफ मतलब होता है वो सरफेस जो कि जिसे हम फील करें, तो रफ एक सरफेस की कैटेगरी के समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि रफ वो सरफेस हो गया जिस पे अगर हम हाथ फेरें तो हमें थोड़ा चुभन सी फील हो, जिस पे हम अगर हाथ फेरें तो हमें एक एक चीज़ फील हो। स्मूथ हो गया जहाँ पे हमारे हाथ रपट जाते हैं, हमारे हाथ एकदम रपटे हैं। या फिर हम स्मूथ सरफेस, जैसे अगर हम पैदल चल रहे हैं तो अगर हम रपट जाते तो वो स्मूथ सरफेस हो गया, लेकिन अगर वही रफ सरफेस रहता तो हम वहाँ पर नहीं फिसलेंगे। रफ मतलब होता है कि वो चीज़, और अगर दूसरी साइंटिफिक भाषा में समझे तो रफ सरफेस से लाइट उतनी
लाइट उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होती, मतलब वो जितना ज़्यादा मटेरियल रफ होगा उतना ही उसकी लस्टर प्रॉपर्टी कम होगी, उतना ही वो चमकीला कम होगा। ठीक है, रफ की ये सबसे खास बात है। फिर आती है सॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब वही चीज जो कितनी ज्यादा घुल सकती है पानी के अंदर, वो चीज सॉल्युबिलिटी हो गई उसकी। कौन कौन सी चीजें सॉल्युबल रहती हैं, वो सारे, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, वो पानी में घुल जाते हैं तो वो सॉल्युबल होते हैं। ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट जो कि जिसके आर पार लाइट जा सकती है लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देता, वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट रहते हैं। और जिनके आर पार हमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। ट्रांसपेरेंट जिसके आस पार हमें बिल्कुल क्लियरली देख सके, जैसे मैंने अभी फेस शील्ड दिखाई, मिरर दिखाया। मिरर नहीं, मतलब जैसे जो ग्लास रहता है, ग्लास में से हमें आर पार बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ठीक है, चैप्टर खत्म हो चुका है। एक्सरसाइज तुम लोगों को खुद करनी है। क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे उसके तुमको पीडीएफ में भेज दूंगा। ठीक है, टाटा।